स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ चैप्टर हमारा अभी वही चल रहा है, वंशागति में विविधता के सिद्धांत। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले बार बॉडीज़ क्या होती हैं, बार पिंड क्या होते हैं, उसके बाद उत्परिवर्तन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार बॉडीज़ क्या होती है। देखिए बार पिंड क्या होते हैं। देखिए जो बार पिंड होते हैं, एक कनाडा के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बार। कनाडा के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, बार। तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की जो मुख गुहिका की एपिथेलियम होती है, यानी कि स्त्रियों की जो मुख गुहिका होती है उसकी जो एपिथेलियम होती है उसमें, और जो बालों की जड़ें होती हैं उनमें, और साथ साथ जो मादा बिल्लियाँ होती हैं, मादा बिल्लियाँ की जो मादा बिल्लियाँ होती हैं उनकी तंत्रिका कोशिकाओं में एक अत्यंत संघनित संरचना पाई जाती है। अत्यंत ही बिल्कुल पास सटी हुई एक संघनित संरचना पाई जाती है, और जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर। इसका व्यास होता है 1 माइक्रोमीटर। और ये जो संरचना होती है, ये जो संरचना होती है, इस संरचना में क्या होता है, ये केंद्रक के आवरण के पास सटी हुई होती है। ये जो संरचना होती है, जो केंद्रक का आवरण होता है, मान लो आपने केंद्र की संरचना देखी होगी, इस प्रकार से केंद्र की संरचना होती है। तो इसका जो आवरण है, इस आवरण से सटी हुई होती है, यानी जो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आवरण से ये सटी हुई होती है। इसे क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं बार बॉडीज़ या बार पिंड। दोबारा फिर देखिए, इसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बार पिंड या बार बॉडीज़ क्या होते हैं। देखिए जो कनाडा के साइंटिस्ट थे बार, उनका नाम बार था, तो उन्होंने क्या बताया कि जो स्त्रियों की जो मुख गुहिका होती है, मुख गुहिका की एपिथेलियम में, और जो बालों की जड़ें हैं उन बालों की जड़ों में, और जो मादा बिल्ली होती है, जो फीमेल कैट होती है, उसकी तंत्रिका कोशिकाओं में एक अत्यंत संघनित संरचना पाई जाती है, जिसका व्यास कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के आवरण से सटी हुई होती है। इस संरचना को कहते हैं बार बॉडीज़ या बार पिंड। अब बात करते हैं उत्परिवर्तन। देखो उत्परिवर्तन क्या है। अगर हम सिंपल रूप में बात करें, साधारण रूप में बात करें, तो जो उत्परिवर्तन होते हैं हम ये कह देते हैं कि जीवों के अंदर जब अचानक उत्परिवर्तन होते हैं, यानी कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो ये सब बात करेंगे। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे, कौन से, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। क्या नाम था, ह्यूगो डी व्रीज। तो इस जो ह्यूगो डी व्रीज ने, इसने क्या दिया था, उत्परिवर्तनवाद। जो एक साइंटिस्ट हुए थे ह्यूगो डी व्रीज, तो ह्यूगो डी व्रीज ने ही उत्परिवर्तनवाद दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की प्रक्रिया के समर्थन में इसने ये उत्परिवर्तनवाद दिया था। इसने बताया था कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर जो है अचानक ही कोई लक्षण जब प्रकट होते हैं तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ इन्होंने थोड़ा सा इसे और विस्तार से बताया। इन्होंने क्या कहा कि एक पौधा होता है सांध्या प्रिमरोज, उसका नाम है सांध्या प्रिमरोज, यानी कि इवनिंग प्रिमरोज, सांध्या प्रिमरोज। तो इसने क्या देखा कि सांध्या प्रिमरोज जो प्लांट हैं उसमें अचानक ही 7 नई किस्में विकसित हो गई। जो सांध्या प्रिमरोज है, तो उसने क्या किया, इनके जब प्रजनन प्रयोग किए, इस सांध्या प्रिमरोज पर जब प्रजनन प्रयोग किए, तो उसने देखा कि इसमें 7 नई किस्में विकसित हो गई। और जो ये 7 नई किस्में थीं, उन 7 नई किस्मों को उसने क्या कहा, उत्परिवर्ती या म्यूटेंट। उन्हें उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा। और इस घटना को इन्होंने क्या कहा, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। यानी कि जो ह्यूगो डी व्रीज है, इन्होंने क्या किया, जो जीवों का जो विकास होता है, जीवों के विकास के संबंध में एक अपना मत दिया, तो उस मत को कहते हैं उत्परिवर्तनवाद। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो जीव होते हैं, किसी भी जीवधारी में जब अचानक ही लक्षण प्रकट होते हैं, अचानक उसके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं अचानक, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पौधा लिया सांध्या प्रिमरोज, और इसके ऊपर प्रजनन प्रयोग किए। सांध्या प्रिमरोज के ऊपर इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए, प्रजनन रूप से प्रजनन प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें 7 नई किस्में विकसित हो गई। कितनी, 7 नई किस्में विकसित हो गई। और जब इसमें 7 नई किस्में विकसित हो गई, तो उन 7 नई किस्मों को इसने क्या कहा, उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा। और इस घटना को इन्होंने क्या कहा, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो इस प्रकार हम इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी जीवधारी में जो उत्परिवर्तन है वो अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं, और ये वंशागत होते हैं, और इनके द्वारा ही नई जातियों का विकास होता है। इनके जो उत्परिवर्तन है, इनके द्वारा क्या होता है, नई जातियों का विकास होता है। तो अब इसके बात करेंगे। इसके बाद
इसके जो प्रकार हैं, सबसे पहले बात करेंगे उत्परिवर्तन का मूल आधार, यानी कि इसका जो आधार है उत्परिवर्तनवाद जो है, इसके विशेषताएं क्या हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया जो मूल आधार में कि जो जितने भी जीवधारी होते हैं, यानी कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, वो लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो दीर्घ और अचानक, यानी कि दीर्घ और अचानक उत्पन्न होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं और अचानक उत्पन्न होते हैं। और जो प्राकृतिक वर्ण है, उत्परिवर्तन पर प्राकृतिक वर्ण का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जो मान लो जो प्राकृतिक वर्ण है वो क्या करते हैं, जो लाभदायक उत्परिवर्तन होते हैं वो तो जीव के अंदर संचित कर लिए जावे, और जो हानिकारक उत्परिवर्तन वाले जीव होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक रूप से जनन करने वाली जो पीढ़ियाँ हैं या संतति हैं, तो उसमें क्या होता है, वो समय समय पर उनमें उत्परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होता है, उनमें समय समय पर उत्परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो उत्परिवर्ती जीव हैं, इनमें ये क्या होते हैं, अपने माता पिता से यानी कि अपने जनक से भिन्न होते हैं। ये है इसके मूल आधार। तो उसके साथ साथ अब बात करेंगे इसके बारे में, जो उत्परिवर्तन के प्रकार है। देखिए उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और नंबर 2 होता है जीन उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है। देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी भी हो सकती है, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, वो एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। तो जो गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी या वृद्धि होगी तो उसे बोलेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये भी दो प्रकार का होता है। जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है गुणसूत्रों में आकारिकीय रूपांतरण। नंबर 1 होता है गुणसूत्रों में आकारीय रूपांतरण। जो गुणसूत्रों में जो आकारीय रूपांतरण है, उनके जो आकार में जो चेंजेस आते हैं, उनके आकार में जब परिवर्तन आते हैं तो उसे बोलते हैं गुणसूत्रों में आकारिकीय रूपांतरण। ये भी फिर 2 प्रकार का होता है। जो गुणसूत्रों में जो आकारीय रूपांतरण है, ये भी प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण। क्या होता है, नंबर 1 अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण और नंबर 2 होता है अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण के बारे में। जब केवल एक गुणसूत्र, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, केवल एक ही गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब केवल एक गुणसूत्र प्रभावित होता है तो उसे बोलते हैं क्या, अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण। यानी कि जब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के रूपांतरण में केवल एक ही गुणसूत्र प्रभावित होता है। और ये भी फिर 2 प्रकार के होते हैं। जो अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण है, ये अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण भी 2 प्रकार का होता है। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र क्या होगा, वो प्रभावित होगा। ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है विलोपन, एक होता है प्रतिलोमन। जो अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण है, ये 2 प्रकार का होता है, एक विलोपन, एक प्रतिलोमन। सबसे जो विलोपन है उसमें क्या आता है, इसमें गुणसूत्र के एक खंड का टूट कर जब गुणसूत्र का एक खंड टूटकर विलीन हो जाता है तो उसे बोलते हैं विलोपन। जब गुणसूत्र का एक खंड टूटकर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं विलोपन। उसके बाद नंबर 2 है प्रतिलोमन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गुणसूत्र का एक खंड अपने अक्ष पर 180 डिग्री का कोण बना लेता है घूमकर। यानी कि जो प्रतिलोमन है उसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो 180 डिग्री का अपने अक्ष पर ही 180 डिग्री का घूमकर कोण बना लेते हैं। यानी कि 180 डिग्री का कोण बना लेते हैं अपने अक्ष पर घूमकर। और फिर क्या होता है, इससे जो जीन विन्यास होता है, यानी कि जीन का जो लगने का क्रम होता है गुणसूत्रों के ऊपर, उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो जीन विन्यास है उसके क्रम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रतिलोमन। यानी कि जब गुणसूत्र अपने अक्ष पर 180 डिग्री का कोण बनाकर घूमते हैं और इनके कारण उनके जीन विन्यास के क्रम में परिवर्तन आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, प्रतिलोमन। अब बात करेंगे नंबर 2 अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण। यहाँ हमने बात किसकी की थी, अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण के बारे में। अब ये हमने बताया था कि 2 प्रकार का होता है, विलोपन, प्रतिलोपन। जब गुणसूत्र का एक खंड टूटकर विलीन हो जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं विलोपन। और जो प्रतिलोमन है, जब गुणसूत्र का एक खंड अपने अक्ष पर 180 डिग्री का घूमकर 180 डिग्री का कोण बना लेता है और उसकी वजह से जीन के विन्यास क्रम में क्या परिवर्तन आ जाते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रतिलोमन। अब नंबर ये तो था हमारा 1, कौन सा, ये ए अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण। अब बात करेंगे नंबर बी, यानी कि 2 अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण। इसमें क्या हमने क्या बताया था, इसमें केवल एक गुणसूत्र प्रभावित होता है।
जो अंत्य गुणसूत्र रूपांतरण, इसमें केवल क्या होता है, एक गुणसूत्र प्रभावित होता है और इसमें दो गुणसूत्र एक साथ प्रभावित होते हैं। जो अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण होता है, अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण में दो गुणसूत्र एक साथ प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, दो गुणसूत्र एक साथ प्रभावित होते हैं। और ये भी फिर दो प्रकार का होता है। जो अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण है, ये अंतरा गुणसूत्रीय रूपांतरण भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक है द्विगुणन और नंबर दो है स्थानांतरण। द्विगुणन क्या होता है, जब गुणसूत्र के एक खंड का एक ही कायिक कोशिका में दो या दो से अधिक बार पाया जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं द्विगुणन। यानी कि जब गुणसूत्र खंड का एक ही कायिक कोशिका में दो या दो से अधिक बार पाया जाना, जब किसी गुणसूत्र खंड का एक ही कायिक कोशिका में दो या दो से अधिक बार पाया जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा द्विगुणन कहलाता है। उसके बाद है स्थानांतरण। जब हम असमजात गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र खंड का समाकलन होता है, जब असमजात गुणसूत्र में गुणसूत्र के एक खंड का क्या होता है, समाकलन होता है, तो उसे बोलते हैं क्या, स्थानांतरण। यानी कि जब असमजात गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र खंड का क्या होता है, समाकलन होता है, यानी कि उससे क्या होता है, एक गुणसूत्र से क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में गुणसूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्थानांतरण। तो अब नंबर ख है हमारा, ये तो हमारा क था, गुणसूत्रों में आकारीय रूपांतरण। अब है नंबर 2, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ये हमारा क था। अब बात चली ख की, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। देख, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन क्या होता है, ये द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहलाता है। जब क्या होता है, इसमें जो हमारा बात किसके बारे में कर रहे हैं हम, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन से है कि जब द्विगुणित अवस्था में, द्विगुणित अवस्था कब होगी, जब उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होगी, उसे बोलते हैं द्विगुणित अवस्था। यानी कि जब जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है, उनके जब गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं तो वो द्विगुणित अवस्था बन जाती है। तो द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना, यानी कि द्विगुणित अवस्था होती है, उसकी तुलना में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणसूत्री परिवर्तन कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्री परिवर्तन। यानी कि जब एक, आप इसे सिंपल इस प्रकार समझिए कि जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संख्यात्मक गुणसूत्री परिवर्तन। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो गुणसूत्रीय संख्याओं के जो गुणसूत्र की संख्या परिवर्तन, ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है असुगुणिता या एनएप्लॉयडी, और नंबर 2 होता है सुगुणिता या यूप्लॉयडी। एन यूप्लॉयडी होता है, इसमें क्या होता है, कायिक गुणसूत्र संख्या में जब परिवर्तन होता है, एक या अनेक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि, यानी कि जो कायिक गुणसूत्र की संख्या में एक या अनेक गुणसूत्रों की क्या होता है, कमी या वृद्धि होती है, तो उसे बोलते हैं असुगुणिता या एन यूप्लॉयडी। यानी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, देखिए हमने बताया था, जो गुणसूत्र होते हैं, मान लो मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र, और 23वां जोड़ा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। तो जो 22 जोड़े होते हैं लिंग गुणसूत्र, 22 जोड़े जो होते हैं कायिक गुणसूत्र, वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। यानी कि 44 गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनमें समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जो पुरुष में 22 गुणसूत्र पाया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो संख्या का, यानी कि जो संतान है उस संतान का निर्धारण होता है। तो जो वो 22 गुणसूत्र हैं, यानी कि 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र, उन्हें बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। तो जो कायिक गुणसूत्र की, जब कायिक गुणसूत्र की संख्या में एक या अनेक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसे बोलते हैं असुगुणिता या एन यूप्लॉयडी। तो इसमें ये भी 4 प्रकार की होती है। जो असुगुणिता होती है, असुगुणिता ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली हमारी है नंबर 1, एक न्यून सूत्रिता या मोनोसोमिकता। देखो, एक न्यून का मतलब है एक गुणसूत्र की संख्या में कमी। द्विन्यून का मतलब है 2 गुणसूत्रों की संख्या में कमी, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ा उसकी कमी कह लो या 2 गुणसूत्र में कमी कह लो। तो जो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, एक न्यून सूत्रिता या मोनोसोमिकता क्या होती है। देखिए, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, एक न्यून सूत्रिता या मोनोसोमिकता। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं 2n-1 से। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, 2n-1 से। अब बात करते हैं नंबर 2, द्विन्यून सूत्रिता। द्विन्यून सूत्रिता क्या होती है, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्र का अनुपस्थित होता है, यानी कि जब
कायिक गुणसूत्र संख्या में एक समजात जोड़ा गुणसूत्र का, यानी कि एक जोड़ा जो है समजात गुणसूत्र कौन से होते हैं, जो गुणसूत्र एक ही प्रकार के हों। तो जब कायिक गुणसूत्र संख्या में समजात गुणसूत्र का एक जोड़ा अनुपस्थित होता है तो उसे बोलते हैं क्या, द्विन्यून सूत्रिता। यानी कि तो उसमें ये भी से हम क्या करते हैं, इसे हम 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई, कम, 2 हुई, तो इसलिए 2n-2 से प्रदर्शित करा। इसमें गुणसूत्र कितने कम हुए, 1, तो इसलिए 2n-1 से हमने क्या किया, प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार समझ सकते दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, बस 1 और 2 का अंतर है। जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एक न्यून सूत्रिता या मोनोसोमिकता, और इसे हम 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है नंबर 2 द्विन्यून सूत्रिता। जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक समजात जोड़ा गुणसूत्र का अनुपस्थित होता है, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, उनकी संख्या में जब एक समजात जोड़ा गुणसूत्र अनुपस्थित होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं द्विन्यून सूत्रिता। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं 2n-2 से। अब बात करते हैं नंबर 3 क्या है हमारा, एकाधि सूत्रिता। एक अधिक का मतलब होता है एक गुणसूत्र अधिक होना। तो इसका मतलब है, इसे याद करने का तरीका यही है, एक न्यून यानी कि एक की कमी हो रही, द्विन्यून यानी कि 2 उस गुणसूत्र की कमी हो रही, एकाधि यानी कि एक अधिक गुणसूत्र अधिक हो रहा, द्विआधि यानी कि 2 गुणसूत्र ज़्यादा हो रहे। तो ये इसे याद करने की क्या है, टेक्निक है, इसे याद करने का तरीका है। तो अब बात करते हैं नंबर 3 क्या, एकाधि सूत्रिता यानी कि ट्राइसोमी। जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्या, एकाधि सूत्रता। और इसे 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। हमने प्लस क्यों लिखा, +1, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। यहाँ हमने -1 क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ एक गुणसूत्र की कमी हो गई थी। तो अब बात करते हैं द्विआधि सूत्रता या टेट्रासोमी। इसमें क्या होता है, जब 2 अतिरिक्त समजात गुणसूत्र, यानी कि इसमें क्या होता है, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में 2 अतिरिक्त समजात गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जो हमारे कायिक गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में जब 2 अतिरिक्त समजात गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्विआधि सूत्रता या टेट्रासोमी। यानी कि इसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, इसे हम 2n+2 से प्रदर्शित करते हैं। 2 से +2 को लिखा हमने, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 2 अतिरिक्त, या हम ये कह सकते हैं एक जोड़ा समजात कह लो या 2 अतिरिक्त समजात गुणसूत्र कह लो, चाहे एक जोड़ा कह लो, एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2, चाहे तो आप कह लो कि एक जोड़ा समजात गुणसूत्र का बढ़ रहा है इसमें, या कह लो कि 2 समजात गुणसूत्र की वृद्धि हो रही। तो इसलिए हमने इसे क्या प्रदर्शित किया, 2n+2 से प्रदर्शित किया। ये तो हमारा नंबर 1 चल रहा था एसोगुणिता या एन यूप्लॉइडी, यानी कि एसोगुणिता। अब हमारा नंबर 2 चलेगा कौन सा, सुगुणिता या यूप्लॉइडी। ये सभी एक इसी के पार्ट थे, 4 प्रकार का। जो एसोगुणिता होती है 4 प्रकार की होती है, एक न्यून सूत्रिता, द्विन्यून सूत्रिता, एकाधि सूत्रिता और द्विआधि सूत्रिता। अब बात करेंगे किसकी, नंबर 2 है इसका, सुगुणिता या यूप्लॉइडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है मूल संख्या के बराबर ही क्या होती है, उनकी संख्या में वृद्धि या कमी होती है। यानी कि जो हमारे कायिक गुणसूत्र होते हैं उन कायिक गुणसूत्रों की संख्या में जो मूल गुणसूत्र होते हैं उन मूल गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। यानी कि जितने गुणसूत्र पाए जाएंगे उन गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मूल गुणसूत्र। तो उसमें क्या होता है, जो मूल गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या के बराबर या तो उसमें कमी हो जाएगी उनके गुणसूत्रों में, और या उनमें वृद्धि हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं सुगुणिता या यूप्लॉइडी। यानी कि ये क्या होते हैं, ये मूल संख्या की गुणज होते हैं। क्या होते हैं, मूल संख्या के गुणज होते हैं। तो इसमें बात करेंगे अब उसके बारे में। तो इसमें ये भी अनेक दो प्रकार की इन्होंने दिखा के, वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। कौन सी, एक गुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता। एक गुणिता में क्या होता है, इनमें गुणसूत्रों की एक प्रति पाई जाती है। एक गुणिता का मतलब एक गुणिता, यानी कि गुणसूत्रों की एक प्रति पाई जा रही। द्विगुणिता देखो सामान्य रूप से जीवधारियों में द्विगुणिता पाई जाती है। जितने भी जीवधारी होते हैं चाहे कोई सा भी हो, उसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, उसमें पाई जाती है द्विगुणिता। यानी कि इसमें क्या होता है, द्विगुणितों में क्या होता है, जीन की 2 प्रतियाँ होती हैं। क्या होती हैं, जीनोम की 2 प्रतियाँ। जीनोम क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होती है हमारे हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अगुणित गुणसूत्र होते हैं, उनके जो सेट होते हैं उन्हें बोलते हैं जीनोम। यानी कि जीवों में जो अगुणित गुणसूत्रों के सेट जो पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, जीनोम। तो इस जो मुख्य रूप से जो जीवधारी होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, द्विगुणिता पाई जाती है। तो द्विगुणितों में जब जीनोम की 2 प्रतियाँ पाई जाएँ तो उसे बोलते हैं द्विगुणित, और इस अवस्था को बोलते हैं द्विगुणिता। अब बात करते हैं नंबर 3 बहुगुणिता के बारे में।
तो इसमें क्या होता है, जो बहुगुणिता मतलब बहुत सारे, इसमें क्या होता है जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उनके 2 से अधिक सेट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो सामान्य गुणसूत्र उनके अंदर पाए जाते हैं उनके 2 सेट से अधिक सेट्स पाए जाते हैं, तब उसे बोलते हैं बहुगुणिता। यानी कि जब जीवधारियों के अंदर 2 सामान्य गुणसूत्रों से क्या होता है 2 सेट्स अधिक, यानी कि जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उनके 2 सेट से अधिक सेट्स पाए जाते हैं, तब उस अवस्था को बोलते हैं क्या, बहुगुणिता। तो ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है बहुगुणिता, नंबर 2 होती है क्या, वो होती है पर बहुगुणिता। नंबर 1 बहुगुणिता, नंबर 2 पर बहुगुणिता। तो बहुगुणिता क्या होती है, जो बहुगुणिता होती है इसमें गुणसूत्रों के मूल सेट्स का गुणन पाया जाता है। यानी कि बहुगुणिता के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो मूल सेट्स होते हैं उनका गुणन पाया जाता है। जो बहुगुणिता होती है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों के मूल सेट्स का गुणन पाया जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो मूल सेट्स होते हैं उनका गुणन पाया जाता है। नंबर 2 बात करते हैं पर बहुगुणिता की। पर बहुगुणिता क्या होती है, जब हमारी प्रथम पीढ़ी की जो संतति होती है, उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें गुणसूत्रों के अलग अलग सेट्स पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी में जो हमें संतान प्राप्त होती है उस प्रथम पीढ़ी की संतान में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनके अलग अलग सेट्स पाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, पर बहुगुणिता। यानी कि इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनके मूल सेट्स का गुणन पाया जाता है, कि जो उनके मूल सेट्स के बराबर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पर बहुगुणिता में जो प्रथम पीढ़ी की संतान होती है उस प्रथम पीढ़ी की संतान में जो गुणसूत्र होते हैं उनके अलग अलग सेट्स पाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं पर बहुगुणिता। हमने नंबर बात 1 किसकी की थी, हमने बताया था कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 होता है जो उत्परिवर्तन, एक तो नंबर बताया था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, नंबर 2 जीन उत्परिवर्तन होता है। तो हमने जो सारा डिस्कस किया, ये सारा का सारा ये सब क्या है, हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, उसके आकार में, गुणसूत्र के आकार में परिवर्तन है, कितने प्रकार का होता है। और नंबर 2 जो उनकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन है उसमें संख्या गुणसूत्रों की घट रही है, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसके बारे में अब बात करेंगे। नंबर 2 जीन उत्परिवर्तन, ये हमारा जो दूसरा प्रकार है जीन उत्परिवर्तन, यानी कि उत्परिवर्तन का दूसरा प्रकार जीन उत्परिवर्तन। तो जीन में जो पाए जाने वाले जो डीएनए है, आरएनए है, उनकी रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है, यानी कि जो क्या होता है, जब जीन में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की संख्या में क्या होता है, उनकी रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है, तो उसके कारण ये जीन उत्परिवर्तन होता है। यानी कि जीन के अंदर जो डीएनए और आरएनए पाए जा रहे हैं, उन डीएनए के और आरएनए की रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। डीएनए में आरएनए के किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड्स की पुनर्व्यवस्था, संख्या और क्रम और प्रकार में परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। यानी कि जो डीएनए आरएनए के किसी भाग में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के एक क्रम में, उनकी संख्या में और उनके प्रकार में जब परिवर्तन होता है, तब इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जीन उत्परिवर्तन होता है, तब इस प्रकार का जीन उत्परिवर्तन होता है। यानी कि जीन में जब डीएनए आरएनए की संख्या में, जो जीन में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है, तब इस प्रकार उसे बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। यानी कि जीन के अंदर जो डीएनए और आरएनए पाए जा रहे हैं, उन डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना जो होती है, किस किस चीज़ के बने में होते हैं वो, तो उसमें जब परिवर्तन होता है तब इस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, जिसे बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। और डीएनए और आरएनए के किसी भाग में जो न्यूक्लियोटाइड्स की क्या होता है, पुनर्व्यवस्था संख्या होती है, यानी कि दोबारा कहाँ लगाना है, पुनर्व्यवस्था का मतलब दोबारा से उसे कहाँ लगाना है, उसकी संख्या में जब परिवर्तन होता है, उनके क्रम में जब परिवर्तन होता है और उनके प्रकार में जब परिवर्तन होता है, तब इस प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जीन उत्परिवर्तन। तो आज हमने बात किसके बारे में करी बच्चों, आज हमने आपको समझाया कि बार बॉडीज़ क्या होती हैं। बार बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया क्या, कि जो एक कनाडा के साइंटिस्ट थे, बार उनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया, जो स्त्री होती हैं, स्त्रियों की जो मुख गुहिका होती है, उसकी जो एपिथेलियम होती है, उसमें बालों की जड़ों में, और जो मादा बिल्ली होती है, मादा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में एक अत्यंत संघनित संरचना पाई जाती है, जिसका व्यास क्या होता है, 1 माइक्रोन मीटर होता है, और वो जो केंद्रक होता है उसके अंदर, उस केंद्रक के आवरण के पास पाई जाती है, उससे सटी रहती है, उसे हम बोलते हैं बार बॉडीज़ या बार पिंड। उसके बाद हमने उत्परिवर्तन बताया। उत्परिवर्तन में बताया कि ह्यूगो डी व्रीज एक साइंटिस्ट हुए थे, तो जब जैव विकास से ला, तो जैव विकास के क्रम में ही उन्होंने क्या किया था, अपना एक मत प्रस्तुत किया था, उस मत को हम बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। इन्होंने क्या बताया था कि जीव के अंदर जब लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं तो उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो इन्होंने क्या किया था, सांझा प्रिमरोज एक प्लांट था, उस पर इन्होंने क्या किया, उसने देखा कि इनके साथ नहीं किसी, जब उनके ऋषि ने प्रजनन प्रयोग किए, जो सांझा प्रिमरोज पौधा था, उस पौधे के ऊपर जब इन्होंने
प्रजनन प्रयोग किए तो उन्होंने देखा किसकी 7 नई किस्में अचानक ही विकसित हो गई उनके अंदर, 7 नई किस्में। तो इन नई किस्मों को इसने उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा और इस घटना को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो म्यूटेशन है वो किसी भी जीव के अंदर अचानक तो उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं जो क्या होते हैं, वंशागत होते हैं और नई जातियों का विकास जिनके द्वारा होता है। उस फिर हमने उत्परिवर्तन के प्रकार बताया, आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और नंबर 2 जीन उत्परिवर्तन। जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन होता है, जब गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या परिवर्तन या उनके आकार में, उनकी संरचना में जब परिवर्तन होता है, चाहे उनकी संख्या परिवर्तन हो गुणसूत्रों के, उनके आकार में परिवर्तन हो, तो उसे बोलते हैं गुणसूत्री उत्परिवर्तन। तो जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन 2 प्रकार का बताया हमने आपको। सबसे पहला जो बताया गुणसूत्रों की आकार के रूपांतरण, नंबर 6 बताया हमने क्या, गुणसूत्री संख्या परिवर्तन। तो जो उनके आकार में परिवर्तन, उनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है वो भी 2 प्रकार का होता है। अंतः गुणसूत्री रूपांतरण, जब गुणसूत्र केवल इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है, वो परिवर्तन होता है, वो केवल एक ही गुणसूत्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार ये परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं कि केवल एक ही गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, विलोपन प्रतिलोपन। जो विलोपन है उसमें बताया कि जो गुणसूत्र का एक खंड टूटकर जब विलीन हो जाता है, गुणसूत्र का एक खंड टूटकर गायब हो जाता है, उसे बोलते हैं विलोपन। और प्रतिलोपन में जब गुणसूत्र का एक खंड अपने ही अक्ष पर 180 डिग्री का कोण बना लेता है, जब गुणसूत्र का एक खंड क्या होता है अपने ही अक्ष पर घूमकर 180 डिग्री का कोण बना लेता है और उसकी वजह से उसके जीन विन्यास के क्रम में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रतिलोमन। फिर हमने नंबर बी बताया आपको, ये नंबर ए था, ए के 2 पार्ट बताए हमने, विलोपन प्रतिलोपन। अब है हमारा अंतरागुणसूत्रीय, इसका अंत्यागुणसूत्रीय था, अब है अंतरागुणसूत्रीय। इसमें क्या होता है, ये परिवर्तन 2 गुणसूत्रों के साथ प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन 2 गुणसूत्रों के साथ प्रभावित करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। द्विगुणन, जब गुणसूत्र के एक खंड का एक ही कायिक कोशिका में 2 या 2 से अधिक बार पाया जाना वो क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। स्थानांतरण, असमजात गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र खंड का समाकलन जब होता है उसे बोलते हैं स्थानांतरण। अब हमारा कै पार्ट था ये वाला, गुणसूत्र के आकार परिवर्तन और संख्या में रूपांतरण। जब गुणसूत्र की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसे बोलते हैं गुणसूत्रीय संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन। यानी कि द्विगुणित अवस्था की तुलना में द्विगुणित अवस्था जब जायगोट बनता है तो आधे गुणसूत्र माता से आधे गुणसूत्र पिता से जब पहुँचते हैं तो तब कौन सी अवस्था बनती है, द्विगुणित अवस्था बनती है। तो द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणसूत्री परिवर्तन कहलाता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, असगुणिता और सुगुणिता। तो जो असुगुणित होती है इसमें क्या होता है, कायिक गुणसूत्र संख्या में एक या अनेक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि जब होती है तो उसे बोलते हैं असगुणिता। ये 4 प्रकार की होती है। एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमिकता, जब जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, एक न्यून सूत्रता। इसे 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। द्विन्यून सूत्रता, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्र का अनुपस्थित हो, समजात गुणसूत्र का, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विन्यून सूत्रता बोलते हैं। 2n-2 से प्रदर्शित करते हैं। एकादि सूत्रता, जब कायिक गुणसूत्र संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इसे एकादि सूत्रता बोलते हैं। इसे 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। और जब गुणसूत्र संख्या में कायिक गुणसूत्र संख्या में 2 अतिरिक्त समजात गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है तो उसे बोलते हैं क्या, द्विअधिसूत्रिता। इसे 2n+2 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नंबर 2 है सुगुणिता। ये नंबर 1 था असुगुणिता, नंबर 2 है सुगुणिता या यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है। जो गुणसूत्र होते हैं उन मूल गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही कमी या वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं सुगुणिता या यूप्लॉइडी। और ये मूल संख्या की गुणज होती हैं। उसके बाद ये कितने प्रकार की होती हैं, ये होती है 3 प्रकार की, एक गुणिता, द्विगुणिता और बहुगुणिता। एक गुणिता, इसमें गुणसूत्रों की 1 प्रति पाई जाती है। इनमें गुणसूत्रों की जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। जीनोम यानी कि जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अगुणित गुणसूत्र के सेट जब होते हैं तो उन्हें बोलते हैं जीनोम। तो इसमें जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। बहुगुणिता, सामान्य गुणसूत्रों से 2 सेट्स का पाया जाना, यानी कि जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उनमें जब 2 सेट से अधिक सेट्स पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बहुगुणिता बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, स्वबहुगुणिता। नंबर 2 क्या होती है हमारी, परबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता क्या होती है, इसमें गुणसूत्रों के मूल सेट्स का गुणन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, स्वबहुगुणिता में गुणसूत्रों के मूल सेट्स का गुणन पाया जाता है। और जो परबहुगुणिता होती है इसमें प्रथम पीढ़ी की जो संतानें होती हैं उन प्रथम पीढ़ी की संतानों में यानी कि संतति में क्या होता है, अलग अलग गुणसूत्रों के सेट्स पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं परबहुगुणिता। अब ये तो नंबर 1 था हमारा, कौन सा उत्परिवर्तन के जो प्रकार 2 बताए थे हमने, गुणसूत्री परिवर्तन। अब नंबर 2 है जीन उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। डीएनए आरएनए किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होता है, जो पुनर्व्यवस्था संख्या होती है, उनकी जो पुनर्व्यवस्था संख्या है
उनके जो क्रम है और उनके प्रकार में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण ऐसा पाया जाता है, यानी कि उसके कारण क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारा क्वेश्चन है हमारा कौन सा, एक तो बार छोटा सा शॉर्ट नोट है हमारा बार बॉडीज़ का, और एक मैंने आपको उत्परिवर्तन बताया कितने प्रकार का होता है, ये आपकी समझ में आया होगा। कल इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, वो है हमारा क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, तो कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।